वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड सीटेट और स्टेट टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट PYQs। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम आज इंग्लिश मीडियम में इस पेपर का, जो कि एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका एनालिसिस देख लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। आपसे क्रिएटिव लर्नर के बारे में पूछा गया है कि एक क्रिएटिव लर्नर कौन होता है। हु इज़ वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट यानी कि जिसका IQ ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो क्रिएटिव लर्नर माना जाएगा, या फिर एक ऐसा लर्नर जो केपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, जो टेस्ट में कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स लेके आ रहा है वो क्रिएटिव लर्नर माना जाएगा, या फिर जो कि गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसका लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा है, उसको क्रिएटिव लर्नर कहा जाएगा। वेरी नाइस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अ क्रिएटिव लर्नर इज हु इज गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इंडिविजुअल लर्नर्स, एक कोई लर्नर दूसरे लर्नर से कैसे डिफर करेगा। क्या वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में डिफर करेगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफर करेगा, सीक्वेंस में डिफर करेगा, या फिर जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट में डिफर करेगा। वेरी नाइस। इंडिविजुअल लर्नर रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफर करेगा, यानी कोई भी दो इंडिविजुअल की रेट, डेवलपमेंट की रेट एक सी नहीं होगी, सबकी रेट अलग अलग होगी। नेक्स्ट वन इज एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स, ये जो लाइन है इस स्टेटमेंट के आपसे मीनिंग पूछी गई है कि हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है, इसका क्या मतलब है। नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन दियर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। Learners do not have any common qualities, nor do they share common goals. A common curriculum for all learners is not possible. It is impossible to develop the potential of learners in a heterogeneous class. Very nice. Option 1 is the correct answer. No two learners are alike in their abilities, interest and talents. सबके abilities, interest and talents अलग होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि every learner is unique. Next one is constructivism as a theory. इसमें आपसे सीधे सीधे कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में सवाल पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी है वो क्या कहती है। क्या वो फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, क्या वो इमिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, या फिर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग his own views of the world, emphasizes on memorizing information and testing through recall, या फिर emphasizes on the dominant role of the teacher। क्या ये कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थियरी है वो टीचर के डोमिनेंट रोल पर एम्फेसाइज करती है? रॉन्ग। क्या वो मेमोराइजिंग पर, क्रैम करने पर बल देती है? ये भी रॉन्ग है। इमिटेशन पर बल देती है? ये भी रॉन्ग है। इस तरह सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फेसाइजेस कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है वो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डैश डैश सोशल स्ट्रक्चर। हमारी हेरिडिटी कैसा सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक या फिर स्टैटिक? वेरी नाइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेरिडिटी इज अ डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। सोशलाइजेशन से पूछा गया सवाल है कि जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, टिपिकल या फिर क्रूशल सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है वो लाइफ के किस स्टेज पर होती है? थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन होती है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस होती है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड होती है, या फिर ड्यूरिंग अडल्टहुड होती है? वेरी नाइस। सबसे कॉम्प्लेक्स जो हमारी कंडीशन होती है सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो सेकेंड ऑप्शन यानी कि एडोलेसेंस के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेज नॉलेज या फिर लर्निंग। इट इज़ एन इफेक्टिव way of revising old lessons. It enhances the memory of learners, thereby strengthening learning. Very nice. Option second is the correct answer.
Relating new information to prior knowledge enhances learning. Question number 9 is, according to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years age, a child learns best. आपको बताना है कि 2 साल की एज तक according to Piaget बच्चा किस चीज़ के थ्रू बेस्ट तरीके से सीखता है? बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन. 2 साल का बच्चा एब्स्ट्रैक्ट फैशन में थिंक कर ही नहीं सकता. बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी उतना ज़्यादा नहीं होता है कंसोलिडेट, इसलिए 4th भी क्रॉस हो जाएगा. बाय यूजिंग सेंसेस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा. थियरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद डैश डैश थियरी ऑफ लर्निंग. जी, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ये किस में आता है? कौन से ऐसे लर्निंग थ्योरी है जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन पर बल दिया था? अगर आपको याद होंगे एक्सपेरिमेंट्स स्किनर के, थॉर्नडाइक के, पावलव के, तो उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे अपने जो हमारे कबूतर थे, चूहे थे या फिर हमारी बिल्लियाँ थीं, उनका बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि किस सिचुएशन में ये कैसा बिहेव करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स देंगे. तो अगर आपको याद हो कि वो जो हमारी थियरी थी, देखिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इसमें वर्ड ही आ रहा है कीवर्ड बिहेवियर और यहाँ ये आ रहा है बिहेवियरिस्ट, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का संबंध बिहेवियरिस्ट अप्रोच से है. नेक्स्ट वन इज, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, a resource for enrichment of school life, a challenge to teachers' capacity to motivate students to learn, a factor that makes school life a complex experience for the learners. Very nice. हमें multilingualism को as a resource देखना चाहिए for enrichment of social and school life. क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, अगर हमें बच्चों से क्रिएटिव आंसर निकलवाने हैं तो हमें उन्हें किस टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए? देखिए, अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, वो नाम बता देगा. क्या आप स्कूल जाते हैं? येस और नो में बता देगा. उसमें उसको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, एक सर्टेन आंसर है, उस दायरे के बाहर जाके वो आंसर नहीं करेगा. बट अगर हमें उसकी क्रिएटिव सोच निकलवा के लेके आनी है तो हमें उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन देने पड़ेंगे जिसमें उसको एक प्लेटफॉर्म मिले सोचने के लिए. तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं. डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम. देखिए, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस तो यही हो गए, जो पढ़ाया वो पूछ लिया. कंटेंट बेस्ड, जो हमने कंटेंट पढ़ाया है उसमें से हमने पूछा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचने की कोई चीज़ नहीं है. अगर हम मान लीजिए कि हम टाइप ऑफ रेन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसी में से जो आपने पढ़ा है टाइप ऑफ रेन, उसी थियरी में से वो अपने आंसर्स निकाल के लेके आएगा ना, कहीं बाहर से तो उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. बट ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप पूछेंगे कि बताइए, अगर आप सो रहे हैं और अचानक से इतनी बारिश होने लगे कि पूरे घर में पानी आ जाए, स्विमिंग पूल बन जाए, तब आप क्या करेंगे? आपका पहला स्टेप क्या होगा, या फिर आप कैसे कैसे इस सिचुएशन को, पैनिक सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करेंगे? तो वहाँ उसको एक अरीना मिल रहा है, एक ब्रॉड उसको चीज़ मिल रही है सोचने के लिए. तो इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्रिएटिव आंसर्स को निकलवाने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय. अगर हमने डायग्नोस कर लिया है किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स देने चाहिए, इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिस्टमैटिक रिविजन ऑफ ऑल लेसन्स होना चाहिए, या फिर रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स होना चाहिए. वेरी नाइस. डायग्नोस के बाद हमेशा रेमेडी वाला ऑप्शन आएगा. डायग्नोस यानी हमने रीज़न फाइंड आउट कर लिया किसी भी बीमारी का, किसी भी प्रॉब्लम का, और उसके बाद हम रेमेडी दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं उसी टॉपिक पे. तो इस तरह से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग? लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर. लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस. ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा. और इसमें पूछा गया है गलत, के नॉट बी. स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, ये भी हमारा ठीक है. अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है. अनलर्निंग भी हमारे लर्निंग का ही पार्ट होता है. तो इस तरह से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर टू. सेल्फ रेगुलेशन, लर्नर की सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? दियर एबिलिटी टू मॉनिटर दियर ओन लर्निंग, क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियर, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट्स बॉडी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल. देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, फर्स्ट एंड फोर्थ. लेकिन अगर सेल्फ रेगुलेशन की बात हम कर रहे हैं लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होगा स्टूडेंट की एबिलिटी टू मॉनिटर दियर ओन लर्निंग. इस तरह से ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. यानी कि समझ के लिए टीचिंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट नीचे वाली फिट नहीं बैठती है?
आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन इन अ फिनोमिना और ए कॉन्सेप्ट इन दियर ओन वर्ड्स। तो ये तो बिल्कुल अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए आपको क्या समझ आया, ये तो बिल्कुल हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसकी समझ कहाँ तक बढ़ी है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क्स। हमने लॉ पढ़ा दिया, बच्चे से पूछ रहे कि आप एग्जाम्पल दीजिए कि कौन सा एग्जाम्पल इस लॉ को एग्जाम्पलीफाई करने में फिट बैठेगा। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, इससे भी हम उसकी समझ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं। हेल्प स्टूडेंट्स सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज एंड जनरेट एनालॉजीज। तो इसमें भी वो सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखेगा, फिर एनालॉजी वो देखने की कोशिश करेगा, जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये काम बच्चा तभी कर पाएगा जब उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक कॉन्सेप्ट की। इनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए, अगर हम बच्चे से चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंड करे किसी भी टॉपिक को, तो केवल मेमोराइज करने से फैक्ट्स को ये काम नहीं चलने वाला है। इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये बताना है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस। इसमें ट्रू पूछा गया है भाई, और ये तो गलत है, क्योंकि इसमें कहा है कि एरर्स ये दिखाती हैं कि लर्निंग ने प्लेस नहीं लिया है, जबकि एरर्स ये दिखाती हैं कि लर्निंग हुई है। मिस्टेक्स या एरर्स हमारे लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। बल्कि एरर या मिस्टेक तो ये दिखाती है कि बच्चे ने सीखने की कोशिश करी है, तभी मिस्टेक हुई है। कोई बच्चा सीखेगा ही नहीं तो मिस्टेक या एरर कहाँ से करेगा। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। देखिए, लर्निंग और इमोशंस का तो बहुत गहरा रिश्ता है, तो ये तो हमारा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि लर्निंग और इमोशंस जो होते हैं उसमें कोई रिश्ता नहीं होता है। तो ये तो हमारा क्रॉस हो गया। लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, ये भी क्रॉस है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव। एक ऐसे एनवायरमेंट पे लर्निंग ज़्यादा बेटर होती है जहाँ पे इमोशनली पॉजिटिव वाइब्स हों और सेटिस्फाइंग प्रोसेस हो ये लर्नर के लिए। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, आपने 11 से 15 जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, ये उन्हीं में से सीधे सीधे पूछा गया क्वेश्चन है, और अंदर से भी नहीं पूछा गया है, बस आपको वो नाम याद करने थे, और उन नामों में से अब आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, कौन सा एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, सिक्वेंशियलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर रिवर्सिबल। तो इस तरह हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं होता है डेवलपमेंट। अगर एक बार डेवलपमेंट हो गया तो उसका फिर ये मतलब नहीं है कि वो वापस उसी स्टेज में पहुंच जाएगा। अगर एक बार बच्चे की हाइट बढ़ गई, 3 फीट हो गई, तो वो वापस से 2 फीट थोड़ी ना हो पाएगा। या फिर उसकी जो वोकैबुलरी है वो एनहांस हो गई, उसने कुछ वर्ड्स सीख लिए, तो आगे जाके ऐसा नहीं होगा ना कि वो वर्ड्स भूल जाएगा। भाई, वो एक अलग चीज़ है कि उसको कभी ऐसी चोट आ जाए ब्रेन में, या फिर कुछ ऐसा ट्रैजिक मोमेंट उसकी लाइफ में आ जाए कि उसकी याददाश्त जो है, उसकी मेमोरी जो है वो भुला जाए, काम ना कर पाए, काम साथ देना बंद कर दे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ें हमने सीख ली हैं, जो ग्रो हमने कर लिया है, जो डेवलपमेंट हमने कर लिया है, हम वापस से उसको अनडू कर पाए। इस तरह से 4 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी। फिर से असेसमेंट से क्वेश्चन आ गया है कि असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है। टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर की गलतियां निकालना, टू मेजर द अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर, टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। वेरी नाइस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट का जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि हम बच्चे के प्रॉब्लम्स को देखें कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम का रीजन है, और कैसे फिर हम उसको रेमेडी दे सकते हैं, कैसे हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। Next one is centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children aims at providing educational opportunities to children with disabilities in। ये पूछ रहा है कि ये जो स्पॉन्सर्ड सेंट्रली स्कीम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, वो उनके कैसे स्कूल में एडमिशन देने की और रेगुलर पढ़ाई करने की बात कहती है। क्या रेगुलर स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल्स में, ओपन स्कूल्स में, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स में। इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है एक्सेप्ट करना। इंक्लूजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। इस तरह से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेगुलर स्कूल में एजुकेशन देने की बात करते हैं इक्वालिटी के साथ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर्स। डिफिकल्टी इन लेटर एंड वर्ड रिकग्निशन, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। जी,
तो इसका आंसर हो जाए, देखिए ये पूछ रहे हैं कि रीडिंग डिफ़िकल्टी का कौन सा एक साइन नहीं है। रीडिंग डिफ़िकल्टी, वेरी नाइस, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी। नेक्स्ट वन इज द टीचर वांट्स द गिफ्टेड children of her class to achieve their potential, which of the following should she not to do achieve her objective। एक टीचर चाहती है अपने गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर के सारे पोटेंशियल को निकालना, तो नीचे दिए हुए एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो उसको नहीं करनी चाहिए। टीच देम टू एन्जॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करना भी सिखाना चाहिए। सेग्रीगेट देम इनटू फ्रॉम देयर पीयर्स फ्रॉम फॉर स्पेशल अटेंशन, उन्हें उनके पीयर्स से अलग कर देना चाहिए स्पेशल अटेंशन के लिए। तो देखिए ये थोड़ी सी हमारी चीज़ ठीक नहीं लग रही है, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि अगर हमें किसी बच्चे का ऑप्टिमल डेवलपमेंट करना है तो हमें उसे उसकी क्लास से ही अलग कर दें, तो ये तो बिल्कुल इनइक्वालिटी बात हो गई, ये इनइक्विटी वाली बात भी हो गई कि हम उसको इक्विटी और इक्वालिटी वाला जो सेंस है वो नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटरनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है इंटरनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन का। तो देखिए दे ऑलवेज सक्सीड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इंटरनली मोटिवेट होकर हम कोई काम कर रहे तो हम हमेशा ही सक्सेस हमें मिल जाएगी, हम फेल भी हो सकते हैं। तो इसका तो सीधा सा पहला ही ऑप्शन पढ़ने पे सीधा सीधा आंसर समझ आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है इंटरनली मोटिवेटेड बच्चा हमेशा ही सफल होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का दो तरह के असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, एफएज जो होते हैं और फिर ऐसे होते हैं स्कूल्स में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम देखते चलें कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसमें उसको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, जो डिफ़िकल्टी आ रही है हम उसको कैसे रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और फिर कैसे उस डिफ़िकल्टी को हम सॉल्व कर सकते हैं, रेमेडी दे सकते हैं। एफए का ये मतलब होता है। और एसए का मतलब ये होता है समेटिव असेसमेंट का कि फिर हम उनको देखें, लॉन्ग टर्म में देखें कि भाई ठीक है एफएज हुए थे, इनको रेमेडियल क्लासेस भी दी, लेकिन अभी टाइम आ गया है देखने का कि कौन प्रमोट होगा कि कौन नहीं होगा। तो अगर हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, यानी कि देखना है बच्चे को किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किस किस चीज़ में रेमेडी देनी है, तो हमें उसको कौन सा एक टूल यूज़ करना चाहिए। हमें उसके लिए असाइनमेंट देने चाहिए, ओरल क्वेश्चंस देने चाहिए, टर्म टेस्ट देने चाहिए या क्विज और गेम्स देने चाहिए। देखिए टर्म टेस्ट का मतलब कि एंड में होने वाले, टर्म टेस्ट के बाद बच्चों को प्रमोट किया जाता है या फिर उसी क्लास में रखने का डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर असाइनमेंट दे रहे हैं तो हमें अगले दिन या फिर हमें अगले हफ्ते पता चल जाएगा जब बच्चा असाइनमेंट सबमिट करेगा कि हमने ये दिया था और इस चीज़ में बच्चे को डिफिकल्टी आई, असाइनमेंट में ये चीज़ ठीक नहीं है, और हम उसको तुरंत करेक्ट कर देंगे, उसको समझा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ओरल क्वेश्चंस, अगर हम क्लास में बैठ के उससे ओरल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और वो गलत जवाब दे रहे हैं, उसी टाइम हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इसको प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, इसको समझ में नहीं आया है। तो ओरल क्वेश्चन भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल हो जाएगा। क्विज एंड गेम्स, अगर क्विज हो रहा है, बच्चा उसी टाइम अगर क्विज में गलत आंसर दे रहा है या गेम्स में कोई गड़बड़ चल रही है, हमें ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि डायग्नोज कहाँ करना है, क्या रीज़न है, कैसे रेमेडी देनी है। ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल हो जाएगा। और टर्म टेस्ट इस तरह से हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं होंगे। लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू, लर्नर्स को किस बात के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए। आस्क एज मैनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए तो बिल्कुल उन्हें हमें एनकरेज करना चाहिए। एक्टिवली इंटरैक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, बिल्कुल ग्रुप वर्क में अदर लर्नर्स जो हैं उनके साथ एक्टिवली इंटरैक्ट करने के लिए हमें इनकरेज करना ही चाहिए। पार्टिसिपेट इन एज मैनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल, बिल्कुल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें लर्नर्स को बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चन विच द टीचर मे आस्क, वो सारे आंसर्स उसको रटने के लिए हम बोल दें, मेमोराइज या क्रैम करने के लिए बोल दें जो टीचर ने पूछे हैं या पूछ सकता है, ये बिल्कुल हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल हमें इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो रटे रटाई चीज़ों पर ध्यान दें या फिर चीज़ों को रटने पर फोकस करें। इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर दियर कॉम्पोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू। एक बच्चा है इरफान, वो टॉयज़ को तोड़ देता है, जैसे अमूमन हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हम उनको नई टॉय कार लेके आते हैं और वो उसको तोड़ तोड़ के अंदर से देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। तो ये जो टेंडेंसी है बच्चे की, उसको कि आप कैसे देखेंगे।
नेवर लेट इरफान प्लेज विथ टॉयज, उसको कभी प्ले नहीं करने देंगे टॉयज से। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, हमेशा उस पर नजर रखेंगे। एनकरेज हिज इनक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी, आप उसकी इस नेचर को इनकरेज करेंगे और उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। या फिर मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रोकन, या फिर उसको समझाने की, ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि देखो बेटा, नए खिलौने रोज रोज नहीं ला सकते, पैसे खर्च होते हैं, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। वेरी नाइस, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हम उसको एनकरेज करेंगे उसके इस क्यूरियस नेचर को, और उसको चैनलाइज करने की उसकी एनर्जी को कोशिश करेंगे। प्याजे ने बिल्कुल यही कहा था कि एक बच्चा ये सारी चीजें देखने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक स्मॉल साइंटिस्ट होता है, और हमें उसकी इस टेंडेंसी को इनकरेज करना चाहिए। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, आदमी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कंपैरेटिवली टू वुमेन, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या दिखाती है? ये ट्रू है, मे बी ट्रू हो सकती है। शोज जेंडर बाइज दिखाती है, या फिर इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए सीधे सीधे ये स्टेटमेंट शोज जेंडर बाइस, ये जेंडर बाइस दिखाती है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को समझना एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है? आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, लर्नर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड समझने के लिए डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझना एक टीचर के लिए जरूरी है, या फिर उसका सोशल स्टेटस जानने के लिए जरूरी है, या फिर रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ओट टू बी टॉट, ये देखने के लिए कि क्या उसको पढ़ाया जाए, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी जानकारी जरूरी है, या फिर इफेक्टिवली केटरिंग टू द स्टूडेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, या फिर स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको केटर करने के लिए एक टीचर को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की नॉलेज होना जरूरी है। वेरी नाइस, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को एड्रेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, केटर करने के लिए एक टीचर को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स, इट मे बी कोनोटेटेड एज, आपको बताना है कि एक टीचर थी, अपने बच्चों को वो घुमाने के लिए लेके गई ट्रिप पे किसी टॉपिक को कंप्लीट करवाने के लिए, चाहे वो टाइप ऑफ रेन हो, चाहे वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो। उसके आने के बाद वो ट्रिप पर चर्चा करती है, तो वो क्या कर रही है? वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रही है, लर्निंग फॉर असेसमेंट कर रही है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट कर रही है। तो देखिए उसने पहले जो चैप्टर था उसको क्लास में नहीं पढ़ाया टीचर ने, वो ले गई फील्ड ट्रिप पे, वहाँ उसको सब दिखा दिया स्टूडेंट को, ऐसे सीधे फेस टू फेस सब दिखाया, और उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछ रही है। तो वो यही जानना चाहती है ना, जैसे हम क्लास के बाद एज अ टीचर क्वेश्चंस करते हैं देखने के लिए कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आया या नहीं आया, तो क्रिस्टीना भी यही देखना चाह रही है कि वो जो फील्ड ट्रिप पे लेके गई, जो दिखाया उसने सारी चीज़ें, पेड़ दिखाए, पत्तियाँ दिखाई, टाइप ऑफ मिट्टी दिखाए, क्या बच्चों को समझ आया? तो वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल वो लर्निंग कितनी हुई उस चीज़ को एसेस करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग चल रहा है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टेटमेंट एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट अगर हम बच्चे का चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हेल्दी हो, वो ठीक हो। ये जो स्टेटमेंट है वो किस बात की तरफ इशारा करता है? उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्यों हेल्दी होना चाहिए, क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए दूसरे बाकी सारे डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। बिकॉज ये अनट्रू है एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट इफेक्ट अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इन एनी वे। क्या ये गलत बात है? क्योंकि हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमारे बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो, लिंग्विस्टिक हो या सोशल हो, उसको इफेक्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल ये तो गलत है, क्योंकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट बाकी सबको बिल्कुल इफेक्ट करता है। अगर हम हेल्दी होंगे तभी हमारे बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हो पाएंगे। मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये इनकरेक्ट हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। ये भी गलत है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ये ठीक है क्योंकि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो टॉप पर आता है डेवलपमेंट के सीक्वेंस में। तो ये हो सकता है 50-50। हम फोर्थ वाला देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें लगता है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विथ अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट टॉप पे आता है, टॉप मोस्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, और इसमें कहा है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।
कोई भी डेवलपमेंट हो, हम ये नहीं कह सकते कि बस हमें तो एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसका आईक्यू बहुत हाई हो, भले उसके हाथ पैर काम ना करते हों। इट डजेंट मेक सेंस ना। हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसका सारा ही एस्पेक्ट्स का जो है डेवलपमेंट के वो बैलेंस्ड इक्वल तरीके से डेवलप हो। तो ये वाला हमारा फोर्थ वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला, जिससे कि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकें आपके लिए इसी तरह PYQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस लाने के लिए। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।